नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज से हम 8वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, इसमें हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, इतिहास। इससे पहले 6 क्लास और 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस 8वीं क्लास की पुस्तक में 8 चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम 8 दिनों में इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप डेली रेगुलर इसी क्लास से इसी कंटिन्यू जो सीरीज में लगातार पढ़ते रहिए। अब ये चैप्टर कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ये देखिएगा कौन कौन से चैप्टर हैं। इसके भाग 3 में है। सबसे पहला है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। उसके बाद है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन और समाज सुधार, भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन और आजादी के बाद भारत और हमारे गौरव। एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जीके के अकॉर्डिंग, तो ये आपको सभी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके साथ ही आप लगातार नोट साथ में बनाते रहिएगा। हर वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन विद्यार्थियों को इनकी आवश्यकता है उनको इनके बारे में मालूम चले, और उनको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप शेयर जरूर करें ताकि जिनको वास्तव में आवश्यकता हो उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का भारत। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर शुरू होता है मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं सदी का 18वीं शताब्दी का भारत। देखिए, ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको भारत के मैप के बारे में और इस समय के मुगलों की क्या स्थिति है, कुछ बेसिक चीजें 2-4 मिनट हम बात कर लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपको समझने में बहुत सहायता मिलेगी। ये देखिएगा दोस्तों, ये हिंदुस्तान है और बाबर के बारे में हम बात करते हैं। मुगलों का संस्थापक बाबर ही था। देखिए, बाबर बाहर से आता है और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। इसके बारे में आपको पहले भी हमने जिक्र किया होगा, एक बार फिर करते हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध होगा किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है और विजित कौन होता है? बाबर। और दूसरा युद्ध जो होगा 1527 का खानवा का युद्ध, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। राजपुताना के मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच इस युद्ध में भी कौन विजित होता है? बाबर विजित हो जाता है। इसके बाद में बाबर और युद्ध करेगा दो। 1528 में होगा उसका चंदेरी का युद्ध और 1529 के आसपास होगा घाघरा का युद्ध। 1530 के अंदर बाबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन बाबर मुगल वंश की स्थापना तो कर चुका था। तो यहां से बाबर की स्थापना, ये मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। आप 1526 से मान सकते हैं इसकी शुरुआत 1526 से 1530 तक रहेगा बाबर। अब बाबर के बाद में इसका पुत्र बनेगा हुमायूं। हालांकि अब हुमायूं के बारे में ज्यादा डिटेल में हमको यहाँ बात नहीं करेंगे, ये शुरू में बनेगा, फिर इसके जो भाई है आपस में इनमें संघर्ष होगा। शेर शाह सूरी से ये 1539-40 के अंदर जो चौसा के युद्ध, कन्नौज के युद्ध, उनमें पराजित हो जाएगा। फिर ये अमरकोट की तरफ भाग जाएगा। ऐसे करते करते ये इसी भागादौड़ में लगा रहेगा और इसी भागादौड़ में इसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि मरने से पहले ये वापस जो है एक बार दिल्ली पर अधिकार कर गया था। अब इसके बाद में हुमायूं के बाद में बनेगा अकबर, इसका पुत्र, 1556 में। 1556 से लेकर के और 1605 तक रहेगा अकबर, लगभग 50 साल। अकबर के बाद में इसका जो पुत्र है वो बनेगा जहांगीर। ये मैं आपको मैन बता रहा हूं मुगलों के। जहांगीर के बाद मुगल बादशाह बनेगा शाहजहां। शाहजहां के बाद बनेगा औरंगजेब। औरंगजेब कब तक रहता है? 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में। अब देखिए, अकबर ने 50 साल तक जिस मेलजोल की नीति के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, सब में भाईचारा डालने की कोशिश की, मिलजुल के रहने की कोशिश की, सबको अधिकार दिए, सबको समान ओहदा दिया, अकबर ने जो भी चीज बनाई उसको 50 साल बिगाड़ने का काम जो है वो किसने किया? औरंगजेब ने। और जितने भी जो पहले लोग इनके लिए वफादार थे, जैसे अकबर के समय बहुत वफादार थे, चाहे राजपुताना से संबंधित हो,
सिख हैं, और इनके अलावा जैसे मान लीजिए यहाँ जाट हों या जो भी राजस्थान से संबंधित जातियां हैं, इसके अलावा और भी हिंदुस्तान में, ये सब इनके वफादार थे। लेकिन चूंकि औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी, ये धार्मिक रूप से क्या था, बहुत ज्यादा था कट्टर। मंदिरों को इसने तोड़ना शुरू कर दिया। जजिया कर जो कि अकबर ने समाप्त किया था, जो कि गैर हिंदुओं पे लगता था, इसने गैर मुसलमानों पे, मतलब जैसे हिंदू वगैरह हैं या और कोई भी, तो इन पे ये कर लगता था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था। और इसे फिर से चालू किसने कर दिया, औरंगजेब ने शुरू कर दिया। हिंदुओं पे और भी जो हैं, इन सब पे जजिया कर लगाया जाने लगा। तो ये सब नाराज हो गए, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, इससे ये सब नाराज हो गए। तो हालांकि औरंगजेब के समय तक भी स्थिति मुगलों की काफी मजबूत है। औरंगजेब से विरुद्ध एंटी जरूर हो गए इसके काफी, लेकिन अभी भी मुगल बादशाह मजबूत बना हुआ है। 1707 में ज्यों ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसी के साथ ही अब मुगल साम्राज्य का पतन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र होता है बहादुर शाह है। वो आप एक थोड़ा और मान सकते हैं कि कुछ ठीक था, अगले 5 6 साल वो रहेगा, 1700 ये 12 के आसपास तक रहेगा ये बहादुर शाह, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में फिर वो अलग अलग बनते गए, जैसे फर्रुख सियर है, मोहम्मद शाह रंगीला है, उससे पहले रफी उद जात, रफी उद दौलार, ये कई तरह के छोटे छोटे शासक, कभी 1 साल कभी 6 महीने, इस तरह से बनते रहे, और ये अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया। अब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, यानी जैसे दिल्ली इनकी राजधानी है, तो पूरा भारत जो है वो एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो ये पूरी केंद्रीय सत्ता, केवल ये भारत इतना ही नहीं था, ये यहाँ का आज का जो पूरा बंगाल है, ये इधर का संपूर्ण ये क्षेत्र आ जाएगा, इधर का पूरा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में कंधार काबुल ये क्षेत्र आ जाएंगे। एक अखंड विशाल भारत था ये। और जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी, कोई संभालने वाला मजबूत शासक नहीं होगा, तो इनके अधीनस्थ जो अब तक इनकी अधीनता स्वीकार करके बैठे हैं और इनको सालाना पैसे दिया करते थे, टैक्स चुकाया करते थे, वो अब स्वतंत्र होने लग जाएंगे। और इसी स्वतंत्रता में जैसे अवध है, अवध अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा, बंगाल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। यहां मैसूर में नई राज्य की स्थापना हो जाएगी, जो हैदर अली है, टीपू सुल्तान का फादर, इसके नेतृत्व में मैसूर में इनकी स्थापना हो जाएगी नए राज्य की। राजस्थान के भी जो राजा थे, इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया कईयों ने। तो जैसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है, तो उनका संघर्ष तो औरंगजेब के समय ही शुरू हो गया था। मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़, उनका संघर्ष अजीत सिंह को हक दिलाने के लिए, तो ये तो उसी समय संघर्ष शुरू हो गए थे। तो अब यहां से केंद्रीय सत्ता जब कमजोर हो जाएगी 1707 के बाद से, पैसा इनके पास है नहीं, नादिर शाह का आक्रमण होगा, वो सब कुछ लूट के ले गया, मयूर सियासन, कोहिनूर हीरा, संपूर्ण जितना भी पैसा वगैरह यहां था, वो सब कुछ लूट के ले गया। तो इतने बुरे दिन आ गए, पैसे हैं नहीं अकाउंट में, और जब पैसे नहीं है तो देश कैसे चलेगा, मजबूत शासक नहीं है। तो धीरे धीरे ये अपने पतन की ओर गया और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, और छोटे छोटे राज्य भारत में उभर उभर करके कई राज्य हमारे सामने आते हैं। तो यही है आज का चैप्टर कि मुगलों का पतन क्यों हुआ, कि 1707 तक तो बहुत मजबूती से बने हुए हैं औरंगजेब के समय तक, लेकिन जो ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, अगले 25 30 साल के अंदर अंदर पूरी तरह से ही इनका पतन हो गया। हालांकि 1857 में बहादुर शाह जफर होता है, जिसको आप अंतिम मुगल बादशाह मान सकते हो, बहादुर शाह जफर को, जो शायरियां वगैरह लिखा करता था। यहाँ जो मैंने औरंगजेब का पुत्र आपको बहादुर शाह बताया है, वो बहादुर शाह फर्स्ट है। और 1857 के समय जो है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जफर नाम से लिखता था शायरियां वगैरह, तो वो बहादुर शाह सेकंड है, द्वितीय। तो वो सिर्फ नाम के ही शासक रह गए थे 1857 तक, मेनली औरंगजेब तक ही शासक हैं, फिर ये नाम नाम के रह गए थे। तो क्यों इनका पतन हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इतना जल्दी मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और केवल नाम मात्र के शासक रहे। 1803 में तो अंग्रेजों ने दिल्ली को विजिट कर लिया था, 1803 में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कमजोर स्थिति जो है इनकी रही है। तो ये सब कारण और ये नए नए जो दूसरे राज्य हैं इनके उदय के बारे में, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं।
18वीं शताब्दी के पूर्व में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। इससे पूर्व अधिकांश भारत पर उसका शासन था, परंतु 1730 ईस्वी तक मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली शहर और उसके आसपास तक रह गया था। 1707 में इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभालने वाले औरंगजेब की मृत्यु होती है और केवल इसकी मृत्यु के कुछ एक साल बाद, 22-23 साल बाद में ही मुगलों का प्रभाव केवल दिल्ली तक रह गया। इलाहाबाद में हुई संधि में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को मान लिया और इस साम्राज्य का पतन इतने कम समय में होगा, यह एक विचारणीय प्रसंग है। और इसमें देखिएगा, दो युद्धों के बारे में आपको जानकारी और होगी। 1757 में होता है प्लासी का युद्ध और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज विजित होते हैं और बंगाल का बहुत कुछ जो है वो शासन उनके हाथ में आ गया। 1757 और 1764 इनके बीच में कितना गैप है? 4 और 3 7, केवल 7 साल का गैप। लेकिन ये 7 साल का जो गैप है, केवल इस 7 साल के अंदर ही अंग्रेज इतने मजबूत हो जाते हैं कि अंग्रेजों ने 1764 में बक्सर के युद्ध में 3 शासकों की सम्मिलित सेना, दिल्ली, अवध और बंगाल, तीनों की सम्मिलित सेना को हरा दिया था अंग्रेजों ने। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज यहां केवल 7 साल के अंदर बंगाल को आधार मान करके, आधार बना करके, बंगाल के ही संसाधनों का प्रयोग करके कितने मजबूत हो चुके थे कि बक्सर के युद्ध में इन्होंने तीनों को पराजित कर दिया। इसके बाद में आता है, मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के दौरान कई तरह के सवाल उठते हैं। क्या औरंगजेब के उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिसके कारण व्यवस्था नहीं चली? क्या मुगल शासन व्यवस्था में कमी थी, जिसके कारण यह साम्राज्य टूट गया? क्या मुगल साम्राज्य में रहने वाले लोगों ने ही मुगल शासन का अंदर से विरोध करके उसे खोखला बना दिया था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी शक्तिशाली बन चुकी थी कि उसकी सेना इतनी सुसज्जित और अनुशासित थी कि उन्होंने मुगलों को हरा दिया? वैसे मुगल साम्राज्य का विघटन इसके पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब की धार्मिक, राजपूत, मराठा आदि नीतियों ने साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं अभी। उसकी मृत्यु के उपरांत पतन की गति तीव्र हो गई। मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की हिंदू, सिख, शिया, मुसलमानों आदि के प्रति अनुदार नीति के परिणाम बहुत घातक सिद्ध हुए। यानी उदार नहीं, अनुदार का मतलब होता है जो उदार नहीं हो। इस नीति ने मुगल साम्राज्य को प्राप्त होने वाली हिंदू शासकों की सहायता को क्या कर दिया? कम कर दिया, जिसके बल पर पूर्व में मुगलों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इस नीति के कारण जाट, सतनामियों और सिखों ने भी मुगलों का विरोध किया। मराठों ने स्थानीय शक्तियों को संगठित कर विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी ने मराठों में राष्ट्रीय भावना इस प्रकार भरी थी कि औरंगजेब अपनी समझ शक्ति लगा देने पर भी उन्हें दबा नहीं सका। मराठों से प्रेरणा लेकर उत्तर भारत के शासकों ने भी मुगलों का प्रतिरोध किया। पेशवाओं के समय में तो मराठों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। मराठों की शक्ति के उद्भव को मुगलों के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। साथ ही आगरा तथा भरतपुर के इलाकों में जाटों ने मुगल सरकार को मानने से इनकार कर दिया। पंजाब में बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बंदा बहादुर ने तो अलग से सिक्का भी चला लिया अपना। मुगल शासकों का इतना प्रभाव नहीं था कि इन विद्रोही शासकों को स्वतंत्र होने से रोक पाए। तो ये मैं आपको सब समझा चुका हूं कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी, मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं पर, ये सिखों पर, इन सब पे क्या लगाना? जजिया कर लगाना। यानी जो मुस्लिम नहीं है उन सब पे क्या लगेगा? जजिया कर। तो इनको टैक्स देना पड़ता था। इसका एक टैक्स था ये जजिया कर। तो इसकी इन नीतियों के कारण ये सभी लोग जो क्या हो गए? नाराज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुगल शासकों की अयोग्यता। औरंगजेब के बाद के समस्त मुगल शासक निकम्मे और विलासी थे। उनकी अय्याशियों ने उन्हें अकर्मण्य बना दिया। इसी से उनकी वीरता और साहस में कमी आई। यह नैतिक पतन उनकी पराजय का कारण बना। औरंगजेब तक तो फिर भी ठीक थे ये शासक। जो शुरू के 6 मुगल शासक हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी 1526 से लेकर के 1707 तक
लेकिन इसके बाद के जो शासक वे पूरी तरह से विलासी, भोग विलास, मदिरा, स्त्रियों की संगत, ये इस तरह से जो पूरी तरह से राजकाज को छोड़ करके, और जो इनकी ये संगत थी, इसने पूरी तरह से इनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जब एक राजा इस तरह का हो जाए तो उस प्रजा का धनी तोरी कोई नहीं होता, और वो राज्य अपने पतन और अपने विनाश की ओर अग्रसर होता है। तो ये जो नैतिक पतन था, ये इनकी पराजय का प्रमुख कारण यहां बनता है। तो ये कई कारण हैं, उसमें से एक ये भी कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अमीरों सरदारों का पतन। शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ उनके अमीरों का भी पतन हो गया। यानी जो धनी वर्ग थे, सेठ वगैरह, ये बड़े बड़े व्यापारी वर्ग, बड़े बड़े सेठ, अमीर, जिनके हाथों में शक्तियां भी ये जो दी जाती थी, जो अमीर वर्ग थे, व्यापारी वर्ग तो थोड़ा सा अलग हो गया, व्यापारी वर्ग नहीं, जो अमीर होते थे जिनके हाथों में शक्तियां रहती थी, कई प्रमुख सरदार। तो जब राजा जो है वो खुद भोग विलास में हो जाएगा, तो उसके जो कई सरदार और अमीर है वो भी क्या हो जाएंगे, उनका जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। तो वे भी विलासी जीवन व्यतीत करने लगे और अपने स्वार्थ के लिए आपस में गुटबाजी करके लड़ने लगे थे। अमीर अयोग्य और चरित्रहीन हो गए और उन्हें अपने राज्य की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। अब आता है आर्थिक पतन। शाहजहां ने अपनी शानो शौकत युक्त और खर्चीली इमारतों का निर्माण किया। जैसे इसने क्या बनवाया था, ताजमहल। तो खर्चा जो है बहुत जबरदस्त खर्चे हुए, और भी कई इमारतें बनाई शाहजहां ने। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी किसका समय कहा जाता है, शाहजहां का समय माना जाता है। और औरंगजेब लंबे समय तक युद्ध करता रहा। औरंगजेब पूरी जिंदगी युद्धों में उलझा रहा वो, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, कमजोर हो गई। बाद के शासकों के विलासी होने और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह की लूटों से मुगलों के खजाने खाली हो गए। साथ ही इस लूट के सामान के साथ बहुमूल्य हीरा कोहिनूर और तख्ते हाउस, यानी जो मुगलों का मयूर सिंहासन था, वो भी ये साथ लेकर के चले गए। मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ गई कि एक अवसर ऐसा आया कि मुगलों के शाही भोजनशाला में 3 दिनों तक चूल्हों में आग तक नहीं जली। जब शहजादियां भूख सहन न कर सकी तो उन्होंने पर्दा फेंक कर बगावत कर दी। बड़ी कठिनाई से उन्हें अपने रनिवास में लौटने के लिए मनाना पड़ा। यह घटना 1755 की है। मित्रों, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, जो एक विशाल हिंदुस्तान का क्या था, बादशाह था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा बंगाल, बांग्लादेश, इतने बड़े भूभाग का जो मालिक, 1707 की ये स्थिति है जब वो मरता है। और 1755 की ये स्थिति है कि 3 दिनों तक घर में आग तक नहीं जली, रोटी तक नहीं पकी, चूल्हा तक नहीं जला, क्योंकि पैसे नहीं थे। जब राजा की ये स्थिति हो तो फिर क्या उस समय प्रजा की स्थिति रह रही होगी, कैसा वहां व्यापार होगा, कैसी उनकी स्थिति होगी, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। मुगल साम्राज्य में व्याप्त अशांति और असुरक्षा के कारण किस में गिरावट आई, व्यापार में। इससे राज्य की आय पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। दस्तक प्रणाली से आय में कमी ने राज्य की आर्थिक दशा को और अधिक विकृत कर दिया। इसका ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अनुचित ढंग से उपयोग शुरू किया, जिसे मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। ये दस्तक प्रणाली जो, ये दरअसल जो अंग्रेज हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको एक विशेष अधिकार देता था व्यापार करने का। तो लेकिन इससे यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के व्यापारी थे, उनको लॉस हुआ, उनको नुकसान हुआ। तो ये कई कारण आते हैं। आर्थिक पतन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसके बाद में आता है उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए नियमों का अभाव था। यहाँ को निश्चित नियम न था कि शासक की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही शासक बनेगा। इसका निर्णय किसके बल पर होता था, तलवार के बल पर, और इससे राज्य को हमेशा हानि पहुंचती थी। आप मुगलों के बादशाह देख लीजिएगा, ये इसी प्रकार से बने। जो अकबर का बेटा था जहांगीर, तो वो भी अपने पिता से विद्रोह कर बैठा इसके लिए। इसके अलावा जहांगीर का बेटा शाहजहां, वहीं उसकी स्थिति भी वही होगी, अपने भाइयों को और बहुजनों को मार करके गद्दी पे बैठा। यही स्थिति औरंगजेब की होगी, यही स्थिति बाद में आती रहेगी। जो हिंदू शासक थे, या राजस्थान की बात करें राजपूताना की, तो मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ एक सीधा सा सिस्टम होता था कि राजा के बाद में, आप जैसे किसी राजा के मान लीजिए 10 बेटे हैं, तो उस राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही हमेशा क्या बनता था, राजा बनता था।
ये एक अपने आप में समझ ही होती थी कि हाँ ये बड़ा है तो यही बनेगा। कई बार राजा मान लीजिए किसी रानी के प्रभाव में आकर के किसी अपने दूसरे बेटे को राजा घोषित कर दिया, तो उस राजा के मरने के बाद में उनमें आपस में राजकुमारों में क्या होता था, झगड़ा ही होता था, कई मरते थे, या वो हमेशा किसी और कोई जैसे मान लीजिए दुश्मन है उसके साथ जाकर के मिल गया। तो ये हमेशा नुकसानदायक स्थिति रही। तो ये राजपूताना में ये स्थिति थी कि बड़ा बेटा बनता था, लेकिन मुगलों में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था बड़े का छोटे का। वहां यह था कि मुगल के मरने के बाद में, बादशाह के मरने के बाद उसके बेटे आपस में संघर्ष करेंगे, और जो उनमें जिंदा रहेगा या जो अपना हक बना लेगा कि हाँ मैं इस लायक हूं कि मैं इस गद्दी पे बैठूं, सबको मार मुर देगा, तो लास्ट में वही गद्दी पर बैठता था। तो नुकसान तो है उसमें भी राजे का। तो इससे भी राजे जो है ये कमजोर होते थे। बाह्य आक्रमण। दुर्बल मुगल साम्राज्य के कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने स्थिति का लाभ उठाया। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमणों ने साम्राज्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई थी। इससे मुगलों की सैनिक शक्ति क्षीण हो गई। अवसर का लाभ उठाकर अनेक सूबों के सूबेदार स्वतंत्र हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई नई नई राज्य जो हैं वो स्थापित हो गए। राष्ट्रीयता का अभाव। मुगल काल में अधिकतर शासक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के शासक नहीं हुए। उन्होंने विभिन्न पंथों को मानने वाले लोगों में एकता की भावना का संचार नहीं किया। औरंगजेब हिंदुओं तथा शिया मुसलमानों से नफरत करता था। देखिए, जो मुगल बादशाह हैं ये सुन्नी थे। मुसलमानों में दो प्रकार होते हैं, एक तो शिया मुसलमान और दूसरे होते हैं सुन्नी। तो मुगल बादशाह कौन थे सुन्नी थे। तो ये शिया मुसलमानों से क्या करते थे, नफरत करते थे। बाकी हिंदुओं से करते ही थे। हिंदुओं से मतलब यहाँ मेरा हिंदुओं में सभी आ गए, जैसे सिख हैं, जाट हैं, राजपूत हैं, ये सारे सब किस में आ गए, हिंदू में। यह है शासक अपनी प्रजा तथा सूबों के पदाधिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं भर सका। उसके बाद आता है यूरोपीय जातियों का आगमन। मुगल काल में पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच समुद्र के मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की कमजोरियों का लाभ उठाना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ। तो जिसमें अपनी सामुद्रिक शक्ति का अभी आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज इसमें विजित हो जाएंगे, और लास्ट में धीरे धीरे ये बाकी जो ये थे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इन सबको पराजित करते हुए एकाधिकार जो स्थापित कर लेगा हिंदुस्तान में, वो कौन होगा, अंग्रेज। तो शक्ति के बल पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। अंग्रेजों की जो नौसेना है वो बहुत मजबूत थी। अर्थात मुगलों के पतन का अंतिम कारण अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में व्यापार के लिए बनी थी, लेकिन अवसर पाकर उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब आता है 18वीं सदी का भारत। तो आपने देख लिया कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे। देखिए, आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। हालांकि अंग्रेजों ने 1757 में जो प्लासी का युद्ध होता है, वहां से बंगाल को आधार मान करके इसमें जीत गए थे प्लासी के युद्ध में, और वहां से बंगाल के संसाधनों का प्रयोग करते हुए इन्होंने संपूर्ण भारत को विजित कर लिया अंग्रेजों ने। लेकिन जब औरंगजेब जीवित था तब भी एक बार अंग्रेजों को ये, हालांकि चूंकि व्यापार कर रहे थे, व्यापारिक कोठियां स्थापित कर रखी थी, अंग्रेजों को ये गलतफहमी हो गई थी कि औरंगजेब तो क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर शासक है। तो एक बार अंग्रेजों ने खुला विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ। लेकिन जितना इन्होंने औरंगजेब को कमजोर समझा था उतना औरंगजेब अभी था नहीं। अभी भी मुगल सत्ता मजबूत थी औरंगजेब के नेतृत्व में। इन्होंने अंग्रेजों को इतना भगाया पछाड़ करके कि अंग्रेज बंगाल से, इधर से जो है अपनी नावें ले लेके, अपने जहाज लेकर के और भागने पर मजबूर हो गए, और अपनी ये नाव वगैरह लेकर भाग गए समुद्र में। अब उसके बाद अंग्रेज सोचते रहे बहुत दिनों तक कि क्या करें क्या नहीं करें। अंत में अंग्रेजों ने सबसे बड़ा दाव खेला और औरंगजेब के वापस दिल्ली में इसके दरबार में आए और लेट करके माफी मांगी। जैसे पूरा लंबवत लेट जाते हैं, घुटनों के बल पूरा लंबवत लेट गए और हाथ पांव पकड़ के औरंगजेब से माफी मांगी कि हमें गलती, हमें जो है माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो औरंगजेब इनकी बातों में आ गया। अगर उस टाइम ये इनकी बातों में नहीं आता, इनको भगा दिया होता, तो शायद उस टाइम भी भाग जाते। लेकिन औरंगजेब इनकी बातों में आ गया कि बेचारे इस तरह से कैसे लेटे हुए हैं, घुटनों के बल माफी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब इन अंग्रेजों के नाटक थे ये। तो अंग्रेजों ने हमेशा प्रयास किया कि कैसे राजनीतिक सत्ता हम हथियाएं। तो इन्होंने बहुत सोच सोच के एक के बाद एक कदम उठाए।
बहुत सारे घटनाक्रम हैं जब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया या फिर अंग्रेजों ने एक सही अवसर का इंतजार किया कि हमें कब अवसर मिले और हम जो है इनको पराजित करें। जैसे राजस्थान का आपको एक किस्सा और बताता हूं। आप जो ये संधियां पढ़ते हैं कि 1803 में जो राजस्थान में जैसे भरतपुर ने अंग्रेजों से सहायक संधि की, और इसके अलावा जैसे अलवर ने सहायक संधि की, फिर 1817 से 1823 की संधियां पढ़ते हैं आप, सब ऑर्डिनेट अलायंस, अधीनस्थ सहायक संधियां। तो चूंकि राजस्थान के जो शासक हैं जैसे जयपुर के हैं प्रताप सिंह उस समय, तो चूंकि मराठे पहले भी इनको लूट रहे थे, 1734 से मराठों ने राजस्थान को लूटना शुरू किया था। तो 1775 के आसपास भी जैसे जयपुर के प्रताप सिंह और भी कई शासक हैं, वो अंग्रेजों के पास सहायता लेने के लिए गए थे कि आप हमें इन मराठों से बचाइए, इनके खिलाफ हमारी सहायता कीजिए। लेकिन अभी भी मराठे चूंकि बहुत ज्यादा मजबूत थे और इसी मजबूती के कारण अंग्रेजों ने इनकी सहायता करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अभी जो मराठे हैं वो मजबूत हैं और हम मराठों को पराजित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ही 1803 के बाद में ये इस समय मराठों के जो युद्ध होंगे, आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध तक आते आते मराठे क्या होंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और जो ही मराठों की वो स्थिति कमजोर हुई, और इधर देखिए 1817 से 23 की क्या हो जाती है, संधियां हो जाती है। ये तीन वाली ये तो केवल नाम मात्र की थी, एक दो स्टेट ने की थी, लेकिन 17 से 23 की जो संधियां हैं, पहला था करौली और लास्ट था सिरोही। राजस्थान की सभी जो रियासतें थी इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अंग्रेज इतना तेज तरार, जैसे लोमड़ी होती है चालाक, उस तरह से इन्होंने हमेशा शासन किया है। अब आता है 18वीं सदी का भारत। दक्षिणी भारत में मराठा तथा उत्तरी भारत में सिख और जाट शक्ति से हुए संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर और विखंडित कर दिया। 18वीं सदी में भारत के विभिन्न भागों में प्रमुख राजनीतिक शक्तियां निम्नानुसार थी। सबसे पहला कौन सा है, मराठा। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसके द्वारा की गई थी, शिवाजी महाराज के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी एवं उनके उत्तराधिकारियों ने औरंगजेब के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर पेशवा अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे आप बाजीराव, बालाजी बाजीराव और इनके नाम जानते हैं। पेशवा बाजीराव ने मराठा शक्ति का प्रसार भारत के अन्य प्रांतों यथा मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड आदि में कर दिया। बालाजी बाजीराव के समय में मराठों ने भारत के अधिकांश भागों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1752 तक आते आते मुगल सम्राट और वजीर भी किसके नियंत्रण में आ गए, मराठों के। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा शक्ति को आघात लगा। देखिए पानीपत के जो है 3 युद्ध हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें। सबसे पहला युद्ध आपको बता चुके हैं किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन विजित हुआ था, बाबर। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के मध्य, और इसमें कौन जी विजित हुआ था, अकबर, पहले में बाबर। और तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और किसके विरुद्ध, मराठे। इस युद्ध में कौन विजित हुआ था, अहमद शाह अब्दाली। तो ये 3 युद्ध हुए थे। तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में होता है, और इसमें मराठों की जो जबरदस्त हार हुई थी। तो इनका जो पेशवा है बाजीराव, वो इस हार को सहन नहीं कर सका था, उस टाइम बुंदेलखंड में बैठा था, और कुछ ही समय में बाद में बाजीराव की जो है क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इतना बड़ा आघात लगा था, 30,000 मराठे सीधे के सीधे जो है वो इस युद्ध में मारे गए थे। मराठों का कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें से कोई मराठा सैनिक शहीद नहीं हुआ हो। तो इतना खतरनाक जो है आघात लगा, मराठा शक्ति को आघात लगा। इसके बावजूद उस समय भारत की सबसे प्रबल शक्ति जो है वो कौन थे, मराठे थे। अंग्रेजों ने मराठों के साथ 3 बार युद्ध करके उनको अपने अधीन कर लिया। जैसे आपको आंग्ल मराठा युद्ध बताए थे अभी, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध तक तो आते आते मराठे पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। उसके बाद आते हैं जाट। मथुरा में जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में विद्रोह कर दिया। कालांतर में बदन सिंह के नेतृत्व में जाट साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। जाटों की शक्ति का विकास महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। जाटों ने मथुरा, अलीगढ़, दोआब क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंतराव होलकर की सहायता की थी। जो 1803 में मैं आपको संधि बता रहा हूं,
जो भरतपुर का भी मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था, उस समय महाराजा रणजीत सिंह ही थे। वेलेस्ली के साथ ये जो संधियां होती है सहायक संधियां थी, जैसे 2 शर्तें हम रखेंगे, 2 शर्तें तुम रखोगे, बराबरी वाली शर्तें थी। लेकिन 1817 से जो 23 की संधियां, उनमें ये स्थिति नहीं है। वहां अधीनता स्वीकार होती है 17 से 23 में। और यहाँ जो एक दो रियासतें जैसे जयपुर अलवर वगैरह करेगी 1803 वाली जो है, तो ये सहायक संधियां हैं। 2 शर्तें अंग्रेजों की, 2 शर्तें हमारी, ये स्थिति है। लेकिन तो 1803 की जो सहायक संधियां थी उसमें यह था कि हम आपके शत्रु को शरण नहीं देंगे। लेकिन यहाँ महाराजा जो रणजीत सिंह है भरतपुर के, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध किस मराठा सरदार की सहायता की? यशवंत राव होलकर की। बाद में भरतपुर के शासकों ने अंग्रेजों से संधि कर ली। अब आता है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन होता था? निजाम होता था। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगलों के मनसबदार निजाम चिन किल्च खान ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर हैदराबाद राज्य की स्थापना की। निजाम पर मुगल सत्ता का प्रभाव नाम मात्र का था। अब वह एक स्वतंत्र शासक बन गया था। उसके साम्राज्य विस्तार की योजना को मराठा पेशवा ने तोड़ दिया। मराठों ने उसे पालखेड़ के युद्ध में पराजित किया। पराजित होने के बावजूद भी हैदराबाद का निजाम शक्तिशाली था। बाद में हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। अवध। अवध में मुगल सूबेदार शहादत खान ने स्वतंत्र व्यवहार आरंभ कर दिया। जैसे आपको बताया मैंने, कई स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए थे, उसमें एक अवध भी था। यह पहले मुगल सूबेदार था शहादत खां, लेकिन जो ही मुगल सत्ता कमजोर हुई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके कुछ ही समय बाद में इसने अपने आप को स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसने नादिर शाह के आक्रमण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जब गद्दार ऐसे हिंदुस्तान में भरे हों, देखिए आपको मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जिन्होंने पूरा इतिहास बदल दिया हो, या हमारे राजपूताना के युद्ध हुए हों, चाहे जितने भी आप साके वगैरह जोहर सब पढ़ते हैं, केसरियां, ऐसा कोई युद्ध नहीं है जो बिना किसी गद्दार की वजह से हम हारे हो। कोई ना कोई युद्ध, सभी युद्ध ऐसे थे जिनमें कोई ना कोई गद्दार जरूर निकले हैं। तो ये मिट्टी जो है, यहाँ एक से बढ़कर एक वीर हुए हैं, तो यहाँ गद्दार भी बहुत हुए हैं। वीरों ने हमेशा देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और इन गद्दारों ने अपना ईमान बेच करके और यहाँ को, हमारे शासकों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो नादिर शाह आया था, ये चीजें लूट के ले गया। ये कोहिनूर हीरा, मयूर सिंहासन, जिनकी रकम आज अगर आप तोलना चाहें तो खरबों अरबों रुपए में जिनकी रकम होगी, तो इन्होंने नादिर शाह को पूरी शह दी, उसकी सहायता की। कालांतर में अवध का शासक शुजाउद्दौला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया। 1764 में मैंने आपको बताया है जो बक्सर का युद्ध, तो उसमें तीनों में जो थे उस टाइम अवध का शासक कौन था? शुजाउद्दौला। अब आता है बंगाल। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी, और बंगाल, बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र में पर अपना अधिकार कायम कर लिया। उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में मराठों ने बंगाल से उड़ीसा को छीन लिया। 1797 प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करके और बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। तो ये चीज आप देख रहे हैं। इसके साथ में देखिए आपको एक घटना और बताता हूं। ये जो मुर्शिद कुली खान था, तो ये दरअसल सिराजुद्दौला जो है, ये मुर्शिद अली खान का दोहिता था। ये तो अपने पास जिसको घोषित करके गया था। तो मुर्शिद कुली खान ने, ये जो इस टाइम यहाँ बंगाल के जो भी आप इनके संस्थापक देख रहे हैं, चाहे हैदराबाद हो, चाहे अवध के हों, चाहे बंगाल के हों, ये शुरू में जो भी स्वतंत्र हुए, लेकिन ये नैतिक रूप से बहुत मजबूत थे। ये जितने भी शासक मैं आपको बता रहा हूं, तो नैतिक रूप से मजबूत थे, इसलिए इस समय भी अंग्रेज इनको कभी ना ही हरा पाए, ना इनसे भिड़ने की कोशिश की। मुर्शिद कुली खान सिराजुद्दौला को एक बात कह के गया था मरने से पहले, कि इन अंग्रेजों पे कभी विश्वास मत करना। दुनिया में किस पे भी विश्वास करना, लेकिन अंग्रेजों पे कभी विश्वास मत करना, ये तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपेंगे और गद्दारी करेंगे। तो इतना ज्यादा उसे इंसानों की परख थी कि अंग्रेज भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। अब आता है मैसूर। मैसूर पर वाडियार वंश के राजाओं का शासन था। 18वीं सदी के मध्यकाल में उसके सेनापति हैदर अली ने उस पर अधिकार कर लिया। तो यहां से जो मैसूर राज्य में संस्थापक जो यहाँ का जो होगा, वो हैदर अली आएगा। अब
पहले वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से निरंतर संघर्ष हुआ। बहुत वीर थे बाप बेटे, हैदर अली भी बहुत वीर था। हैदर अली के अंदर जो व्यवहारिक बुद्धि है वो बहुत ज्यादा थी, राजनीतिक दूरदर्शिता समझ, इसलिए अंग्रेजों ने हमेशा इसे हार ही खाई हैदर अली से। टीपू सुल्तान बहुत वीर था, लेकिन जो इसके फादर में व्यवहारिक समझ थी राजनीति की, वो टीपू सुल्तान में उतनी नहीं थी। टीपू सुल्तान वीर कहीं अधिक था, लेकिन हैदर अली वाली व्यवहारिक समझ नहीं थी, इसलिए कई जगह ये मात खा जाता है। और लास्ट में इतना वीर था कि ये मैदान छोड़ के नहीं भागता था, अंग्रेजों से युद्ध करते हुए क्या हुआ, इसकी मृत्यु होती है। तो 4 युद्धों के पश्चात 18वीं सदी के अंतिम दशक में अंग्रेजों ने मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये कई स्वतंत्र शासक हुए, कई तरह स्वतंत्र राजा हुए, मुगल सत्ता कमजोर हुई, ये स्वतंत्र हुए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इन सभी को अपने अधिकार में कर लिया। 18वीं सदी में राजस्थान के राजपूत राजे उत्तरकालीन मुगल सम्राट की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपूत शासकों ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया, किंतु ये राज्य गृह युद्ध में उलझ गए एवं मराठों की विस्तारवादी नीति ने स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ दिया। सबसे पहले बात करते हैं आमेर के बारे में। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जयपुर के स्वाई जयसिंह ने मालवा की सूबेदारी प्राप्त की। मालवा का है, ये एमपी में पड़ेगा आज में, ये झालावाड़ से इधर आप दक्षिण में राजस्थान जहाँ खत्म होगा मालवा। स्वाई जयसिंह के द्वारा बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में हस्तक्षेप करने के कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। ये मैं आपको पहले भी कई जो घटनाक्रम कई बार आए हैं। ये 1734 में जो बूंदी का उत्तराधिकार होगा उसमें हस्तक्षेप करेगा। वहां के शासक बुद्ध सिंह की जो रानी है वो दरअसल स्वाई जय सिंह की बहन ही थी, लेकिन ये वहां हस्तक्षेप वगैरह करेगा। उसके कारण बुद्ध सिंह की रानी यानी स्वाई जय सिंह की बहन ने सहायता के लिए किसको बुला लिया, मराठों को, और उनको अपना धर्म भाई बना लिया। तो मराठे बहुत ज्यादा मजबूत थे और वहां से फिर मराठों का हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा और ये सभी रियासतों को लूटना शुरू कर देंगे। मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्वाई जयसिंह और अन्य शासकों ने 1734 में राजपूत राजाओं का हुरडा सम्मेलन नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया। हुरडा कहाँ है, वर्तमान भीलवाड़ा में। यह हुरडा सम्मेलन कब होता है, 17 जुलाई 1734 को। लेकिन ये एकता का प्रयास किया, लेकिन ये जो है ये असफल हो जाता है हुरडा सम्मेलन। जय सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में संघर्ष होता है। अब देखिएगा, बाद के सभी शासकों को मराठों के आक्रमण भी झेलने पड़े। जयपुर राज्य की अंतिम प्रमुख सफलता स्वाई प्रताप सिंह द्वारा तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित करना था। तो ये तुंगा का युद्ध होगा मराठों के विरुद्ध, इसमें स्वाई प्रताप सिंह विजित हो जाएगा जोधपुर के विजय सिंह की सहायता से, लेकिन बाद में फिर ये पराजित हो जाता है मराठों से। अब आता है जोधपुर। जोधपुर के अजीत सिंह ने जोधपुर को मुगलों से छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। बाद में मुगल दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाया और गुजरात का सूबेदार बना। मुगल सम्राट फर्रुख शेर को गद्दी में हटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके पश्चात उत्तरवर्ती शासकों में राजगद्दी को लेकर के गृह युद्ध हुए। मेवाड़ मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड ने जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को जोधपुर जो प्राप्त कराने में मदद की, और बाद में यह राज्य भी आपसी गृह युद्ध में उलझ गया। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, 1708 का देबारी समझौता। वो सारा घटनाक्रम क्या है, वो सब जो वीडियो के क्वेश्चन आंसर के वीडियो बनाए हैं राजस्थान के इतिहास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे। आमेर के क्वेश्चन, मारवाड़ के क्वेश्चन, उन सब में इन सब घटनाक्रम को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस प्रकार 18वीं सदी में भारत में राजनीतिक व्यवस्था व्याप्त हो गई, मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। उसके स्थान को भरने की क्षमता मराठा शासकों में थी, किंतु उन्होंने मात्र चौथ वसूली और सरदेश मुखी वसूल करने पर ही अपना ध्यान दिया। ये कर वगैरह लगाते थे। चौथ वसूली क्या थी, 1/4 होता था ये आय का। क्या था कि किसी भी राज्य पर, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, तो मराठों ने यह कह दिया कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, कोई और करेगा तो उससे आपकी रक्षा भी करेंगे, और हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो आक्रमण नहीं करने की एवज में ये चौथ वसूली की जाती थी। ये आय का 1/4 हिस्सा ले जाते थे। ये सरदेश मुखी 1/10 होता था, ये जो कर लगाते थे जनता पर। तो इन्होंने ध्यान केवल मराठों ने इस पे लगाया।
उन्होंने उत्तर भारत के राजपूत राज्यों से ऐसे संबंध विकसित नहीं किए। परिणाम स्वरूप पानीपत के तृतीय युद्ध में उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध राजपूतों और अन्य भारतीय की शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, जिससे मराठों को इस युद्ध में पराजित होना पड़ा। राजपूत शासक भी अपने गृह युद्धों के कारण अपनी शक्ति का विस्तार नहीं कर पाए। भारतीय शासकों की इस कमजोरी का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो कितने अच्छे से ये चीजें समझा रखी है। बेसिक चीज आप समझ गए, क्या था मुगलों की, जो मुगलों का पतन क्यों हुआ, कौन कौन से नए राजे उदय हुए, इनके भी पतन का क्या कारण है, और कैसे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को अपने जाल में जकड़ लिया। फिर आता है 18वीं सदी में समाज व संस्कृति। भारतीय समाज में हिंदू व मुस्लिम निवास करते थे। इनमें समान रीति रिवाज क्या थे, प्रचलित थे। समाज में दो वर्ग थे, अमीर वर्ग और जनसाधारण। जातियां व्यवसाय पर आधारित थी। भारतीय व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। बंगाल और दक्षिण भारत के वस्त्र संपूर्ण दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारतीय माल की मांग विदेशी बाजारों में बहुत अधिक थी। किंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी नीतियों ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से कलाकारों ने क्षेत्रीय राज्यों की ओर रुख किया। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कला का विस्तार तेजी से हुआ। कांगड़ा व राजपूत चित्रकला शैलियों में नई विशेषताएं आई। राजस्थान में इस काल में जाट शासकों ने डी के महल बनवाए। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया। भारत में 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई, जंतर मंतर। सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल बनवाया। प्रताप सिंह के दरबार में राधा गोविंद संगीसार जैसा ग्रंथ लिखा गया। इसके दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान थे। इस काल में पंजाब में हीर रांझा लिखा गया और भारत की अन्य भाषाओं में भी कई ग्रंथों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं शब्दावली के बारे में। दस्तक क्या है, यह आज्ञा पत्र था। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कि हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे। सरदेशमुखी, मराठा से क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर, जो मराठों का खुद का क्षेत्र होता था, जो वहां से लिया जाता था, 1/10 होता था, ये आएगा। और चौथ वसूली कितना है, 1/4। अब एक क्वेश्चन आंसर है, इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं दे रखे, लेकिन ये जवाब आपको बताने हैं। मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना को किस शासक ने भरा था? पहला ये यशवंत होलकर की सहायता राजस्थान के किस शासक ने की? गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे? मुगलों में उत्तराधिकार कैसे प्राप्त होता था? ये फिर मराठों की दशरथ जय सिंह की उपलब्धियां। आपको इनमें इन 3 शुरू के क्वेश्चनों का जवाब देना है। कमेंट करके टाइप करना है, लिखना है कि मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना को किस शासक ने भरा था? यशवंत राव होलकर की सहायता राजस्थान के किस शासक ने की थी? और गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपको तीनों जवाब कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। आशा है आपको बहुत सी चीजें समझ में आई होगी और जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, हर वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।